वजह से पैदल चलने को मजबूर रहा। ये सरकार की गलत नीति थी या नहीं थी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। सरकार की गलत नीति का विरोध आपने जैसा कि हमेशा कहा कि संविधान की आपने बात की जी, तो संविधान यह जो अधिकार प्रदान करता है तो यह तो विपक्ष को यह काम करना चाहिए। देखिए, लेकिन आपका विपक्ष कहाँ है इस देश में? विपक्ष तो दिखता ही नहीं है। विपक्ष तो नहीं सड़कों पे दिखती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आपके उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में आपके माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश के। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका जैसे उन्हें निभानी चाहिए वो निभा पा रहे हैं लोकतंत्र में? देखिए, वो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं उस पर आपको सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि सरकार जब गलत रास्ते पे चले तो उसे हम आईना दिखाएं, उंगली उठाएं, ताकि वो सही रास्ते पे चले और देश हमारा मजबूत हो। लेकिन अदर विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन कह लो आप, इंडिया गठबंधन कह लो इसे, ये सब के सब इसलिए नहीं सड़कों पे उतर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का कॉलर दागदार है, सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्हें ईडी सीबीआई का डर सता रहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इनका एक ही फंडा है कि विपक्षियों की जो कमजोरी है उसे पकड़ लो और उस पर चढ़े रहो। इसी वजह से आज लाखों युवा, आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आज भी लोग रो रहे हैं। वो युवा इस पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं जिनको नौकरी का लेटर तो मिल गया लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा, धरना दिया जा रहा है लेकिन रामधुन में गायब है। अच्छा, मैं आपने रामधुन की बात की तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगा, थोड़ा सा राजनीति से अलग, या आप ये कह सकते हैं कि वो भी आज की डेट में राजनीति से संबंध रखती हैं। कुछ दिन पहले नेहा सिंह राठौर, जिसका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा था कि यूपी में काबा, उससे पहले वो हिट हुई थी बिहार में काबा, एक गाना गा करके। और तो उसी के जवाब में एक और भी गायिका आई हैं जिन्होंने कि कहा है, उनका बस यही कहना है हर गाने के अंत में कि बिहार में बाबा बा, सॉरी यूपी में बाबा बा। तो उनका ये कहना है कि नहीं, यूपी में चौतरफा विकास हो रहा है, जहाँ देखो विकास ही विकास हो रहा है और कोई विपक्ष दिख ही नहीं रही दूर दूर तक, और बाबा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, क्या विकास हो रहा है आप हमें बता। ठीक है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, प्राइवेट गाड़ी भी खरीदते हैं ना, तो 1 टाइम टैक्स पेड हमें कर दिया जाता है। लेकिन आज सड़क पे निकलने से पहले पॉकेट में आपके पैसा होना चाहिए, आपके इस कार्ड में पैसा हो, फास्टैग में पैसा होना चाहिए। ये सरकार जनता को लूट रही है, लेकिन सरकार समझ नहीं पा रहा है। पर किलोमीटर 2 रुपये से 3 रुपये हमसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। जब हम ये गाड़ी लेने जाते हैं उसी वक्त हमसे 1 टाइम टैक्स पेड इसलिए कराया जाता है कि हम आपको सड़कें बना के देंगे। तो ये तो पूरे देश को ही प्राइवेटकरण करके पूरे देश को बेचने की ओर अग्रसर है, पूरे देश की ओर अग्रसर है। तो ये इसी बात, लड़ाई जो हमारी इनकी है यही है कि एक सड़क आप बना रहे हो। नितिन गडकरी जी को फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं, उनका काम करने का तरीका बेहतर लगा, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क का 1-1 इंच बिक चुका है उन पूंजीपतियों के हाथों में। आज असमानता इतनी हो गई है कि गरीब आदमी और गरीब की खाई में नीचे गिरता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से। चलिए, आपको मैं अब यहाँ से उस समय में ले जाना चाहूँगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप बस कुछ शब्दों में हमें जवाब दें, देश की जनता को, अपने फॉलोअर्स को यह जवाब दें कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्तमान में 10 साल पूरे करने वाली है ये सरकार, वर्तमान सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, 2024 में चुनाव भी होने वाला है, तो इसका अगर तुलना हम कांग्रेस की सरकार से करें तो आप कितने नंबर देंगे इस सरकार को और उस कांग्रेसी सरकार को? देखिए, ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया कि बाप ने कुछ किया कि नहीं किया, वो बेटा क्या कहे, है ना। एक बाप अपने बेटे को, अगर किसान है, वो किसान अपने खेतों में हल चला करके अथक मेहनत और प्रयास से, गाढ़ी कमाई से अपने बेटे को IAS और IPS बना देता है, और कल होकर के वो IAS और IPS अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दे कि भैया ये धोती वाला कौन आ गया फटा हुआ हमारे यहाँ, तो इसका यही जवाब होगा ना। अब बताइए कि जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ 40 करोड़ जनसंख्या था, सरहद की 4 दीवारी भी नहीं हुई थी। क्या बात है गामा जी, जवाब हास्यजनक तरीके से देना तो कोई आपसे सीखे। आपने जवाब को ऐसा जवाब दिया आपने कि आपने मेरा सवाल ही घुमा दिया। मैंने सिर्फ आपसे यही पूछा था कि विकास के क्षेत्र में आप बताएं कि कौन सी सरकार आगे है।
देखिए, हम एक मंजिल मेरे पापा ने अगर बना के दिया है, पिताजी ने, तो उसके ऊपर दूसरा मंजिल हम फिर आप कहने से बच रहे हैं, शायद आप बीजेपी सरकार को उसका क्रेडिट देने से बचना चाह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, अवश्य ही कांग्रेसी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था, तभी देश की जनता ने न केवल एक बार बल्कि 2 बार मोदी जी को बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिला, और ऐसा कयास लगाया भी जा रहा है कि 2024 में भी कांग्रेस को फिर से वापसी करने का मौका नहीं मिलने वाला है। जब कोई भी देश अगर धर्मांध हुआ है तो उसका भुगतान देश की जनता को ही भुगतना पड़ा। तो क्या हम यह मान लें कि मोदी वर्तमान में देश जो हमारा है, देश के लोग जो हैं, जो मतदान कर रहे हैं, वो विकास के आधार पे नहीं, रोजगार के आधार पे नहीं, महंगाई के आधार पे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की अफीम के आधार पर वोटिंग करने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश हित में ठीक नहीं है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाले जो लोग हैं, उनमें से अधिकतर धर्मांध हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल राम के नाम पर ही मतदान करते हैं। देखिए, राम तो सभी के हैं, राम हमारे भी हैं, राम सबके हैं, लेकिन राम सबके से ही आपके इस जवाब से मुझे एक और प्रश्न दिमाग में याद आया आपके लिए। जैसे राम तो सबके हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमान के हैं, राम को मानने वालों को राम के जैसा बन के दिखाना चाहिए, यही सबसे बड़ी उनकी सीख है। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन राम सबके हैं, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि नीतीश कुमार भी सबके हैं? अभी हाल फिलहाल में ही देश में सबसे चर्चित जो मुद्दा रहा है, वो अगर नीतीश कुमार को हम राष्ट्रीय सनम बेवफा कह दें, तो क्या कहीं से यह गलत होगा? अतिशयोक्ति होगी यह? देखिए, सनम बेवफा, राष्ट्रीय सनम बेवफा नहीं, मैंने कहा राष्ट्रीय सनम बेवफा। हाँ, वो जो भी है, वो सबसे बड़का बात है कि देखिए, हम बिहार से आते हैं, ठीक है ना, और आज कहीं ना कहीं हम बिहारी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और हम बिहारियों पे से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि कोई भी नेता जो होता है, वो उसका आइडियोलॉज होता है, और बिहार हमेशा से राजनीति के लिए कुंजी साबित हुई है। बिहार ने जयप्रकाश नारायण जैसा नेतृत्व दिया, बिहार ने कर्पूरी ठाकुर जी जैसा नेतृत्व दिया, लेकिन आज नेता से भी लोगों का विश्वास उठने जा रहा है कि नेता वही जो सत्ता के करीब हो। तो ये मैसेज देने का काम किया, जो कहीं ना कहीं राजनीति में नेता के लिए भी एक गलत परिभाषा है, और हम बिहारियों के लिए भी। क्या आपको नहीं लगता गामा जी कि हमारे देश में एक ऐसी परंपरा बनती चली जा रही है, जिसके अंतर्गत बात उसी की सुनी जाएगी जो प्रसिद्ध होगा, और लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित किया गया एक शासन व्यवस्था है। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उस पर विशेष ध्यान दी जा रही है किसी भी सरकार के द्वारा? इससे पहले दी गई या वर्तमान में प्रदेश में या राज्य केंद्र में दी जा रही है? हम इतना ही कहेंगे इस पर कि जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, तो टीवी पे एक टाइम प्राइमिंग होता था कि अब जो डिबेट होगा वो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, अब जो डिबेट होगा उसमें छात्र बेरोजगार क्यों है, अब जो डिबेट होगा शिक्षा उसे क्यों नहीं मिल पा रहा। इन सब मुद्दों पे डिबेट हुआ करता था। लेकिन आज कोई भी चैनल आप उठा के देख ले, अब चल रहा होगा कि मोदी जी जा रहे हैं इस्लामिक देश में मंदिर का उद्घाटन करने, अब चला वही चलेगा दबा दबा के। तो ये सब क्या है? अरे ठीक है, मंदिर बनना चाहिए जो जिस धर्म को मानता है। अब मेरा ओवैसी साहब ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा ना कि मोदी जी, मैं सीना ठोक के आपके मुंह पे कहता हूं कि आज हिंदुस्तान का 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ महसूस कर रहा है। 17 करोड़ मुसलमान आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के मकबरे पे चादर भेजते हो, और दूसरी तरफ हमारी चादरों को छीनने का काम करते हो। 600 साल पुराना मस्जिद को ढा दिया जाता है विदाउट नोटिस दिए। क्या है ये? क्या इसको लाठी का तंत्र कहेंगे, या वही बात आप नहीं, या हम यही बात कहेंगे कि भगवान राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौवा खाएगा। तो कौवा जो है मोती खा रहा है अब जबरदस्ती, और जिसके हाथ में होगा लाठी भैंस खोल ले जाएगा। तो वो जुग आ गया है या राम राज्य है? पूछना चाहते हैं हम प्रधानमंत्री जी से। चलिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके नेता ने, बैरिस्टर साहब ने जो भी आवाज़ उठाई है, वो तो हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं, और कुछ विवादित मुद्दों पे कुछ भड़काऊ चीज़ों को बोलने के कारण उन्हें भड़काऊ भाईजान के नाम से भी जाना जाता रहा। सच बोलने वाले को भड़काऊ कहा जाता है। तो खैर, इससे राजनीति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नीतीश कुमार के इतने सारे नाम दिए जा सकते हैं, सनम बेवफा से लेकर के सोनम गुप्ता, बहुत सारे नाम दिए गए उन्हें, क्या क्या बहुत सारा मैंने सुना उनका।
तो अभी आपके नेता ने कहा कि 17 करोड़ मुसलमान डरे और सहमे हुए हैं। मोदी जी से कहिए या भाजपा के लोगों से कहिए या आरएसएस के लोगों से कहिए, जो भी जिनकी मतलब एक हार्ड लाइनर्स जो हैं, जो थोड़ा कट्टरपंथी विचारधारा से राजनीति को करते हैं, क्या आप अपने नेता को कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरह से आप यह मानते हैं कि वो बचे हुए हैं, उनके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है? प्योर सेकुलर उनके दिल में दर्द जब कोई गुप्ता मरता है तब भी उतना ही होता है, और जब कोई मुसलमान मरता है तब भी उतना ही होता है। वो तो कहते हैं कि संविधान के द्वारा जो, अब मान लो अगर एक राम सिंह की दुर्घटना में मौत हो जाए और एक रहीम खान की हो जाए, तो अगर सरकार रहीम खान के घर के परिजनों को पूछे भी नहीं और राम सिंह के परिजन को 20 लाख का चेक पहुंचा दे, तो क्या ये पीड़ा जायज नहीं होगी? जायज है ना, क्योंकि ये देश सबका है, देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है, नोट कर लो आप। ठीक है पंडित मनमोहन झा गामा जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया हमारे सभी प्रश्नों का। आपने हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये कहना चाहूँगा, जो कि आपके ही जवाब से निकल कर के आया है। आपने कहा कि 17 करोड़ मुसलमान डरे सहमे हुए हैं, तो इन 17 करोड़ मुसलमानों में से क्या 1 करोड़ मुसलमान भी आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं? पूरे 17 करोड़ हमारे साथ हैं। पूरे 17 करोड़ हैं, केवल सब वोट देने के समय में भाग जाते हैं। देखिए वोट हम राजनीति जो करते हैं उनकी सेवा करने के लिए करते हैं, और मात्र 17 करोड़ मुसलमानों की हम नहीं करते हैं। 140 करोड़ हमारे परिवार हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, वो हम उन सब के लिए राजनीति करते हैं। और अगर वो वोट हमें ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। हम कोई भाजपाई हैं कि जो भाजपा में रहेगा वो पक्का हिंदू, जो भाजपा में रहेगा पक्का राष्ट्रभक्त नहीं। हमको गाली भी देगा ना, वो भी पक्का हिंदुस्तानी। तो जो ये विपक्ष के लोग हैं, ये आपके नेता को अपने साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं? अजी हमको चोर चुट्टा के साथ हम चलेंगे, आधे करते हैं आप। लेकिन वर्तमान राजनीतिक समीकरण ऐसा बनता दिख रहा है। अरे हम कोई नीतीश जी थोड़ी हैं कि सत्ता के लालच में अरे हमको ताकत उकत ना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग आपके नेता को और आपकी पार्टी को, बहुत सारे मुसलमान भी जो ऐसे हैं समाज में, जो कि दूसरी अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं। कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है आपके यूपी में, तो कोई बिहार में लालू जी की पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए वो अब फरफरा रहे हैं। तो अगर बीजेपी की बी टीम ये है, अगर नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, और आने वाले समय में ऐसा समीकरण अगर बनता है कि आपको बिहार में लालू जी की तरफ से न्योता आता है कि आप हमारे साथ हाथ मिलाओ इनके खिलाफ, आपके तरफ पास अखिलेश जी की तरफ से न्योता आता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नुकसान आप इन्हें पहुंचा रहे हैं और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा लगभग साबित हो चुका है, क्योंकि आपकी पार्टियों को भी बहुत सारे हिंदुओं ने भी ज्वाइन किया है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में आपकी पार्टी से कुछ पार्षद भी जीत करके आए हैं। तो आज बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है दुनिया की, और उनका भी सफर प्रारंभ जो हुआ था बहुत ही छोटे स्तर से ही हुआ था। तो यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी न कभी हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठाने वाली जो कविता है वो वाजपेयी जी की, वो एक तरह से आपके नेता पर भी लागू होती है? आप अपनी पार्टी को अगले 10 साल के बाद किसी राज्य में या इस देश में एक विपक्ष की भूमिका में देखते हैं, या तो अपने दम पर अकेले या विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर? 2025 में बिहार में हम मुख्यमंत्री होंगे। कहे नहीं होने के बतिया रहे हैं आप ऐसा बोल रहे हैं? आपको नहीं लगता है गामा जी कि तो मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने वाली बात हो गई? जो सपना ही नहीं देखेगा वो पूरा कैसे करेगा? लेकिन आप लेकिन 2025 कुछ आप बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं? ना सत्ता के चाबी हमारे हाथ में रहेगा, देखिएगा। चाबी रहेगा तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। मुख्यमंत्री ना रहेंगे हम तो, चाबी तभी ना हमारे पास। तब तो फिर आपको जो बुलाने की संभावना ही बन रही थी किसी पार्टी को, वो भी नहीं बुलाएगी आपकी पार्टी को। हमको जरूरत नहीं है। लालू जी, ऐसा लग रहा था कि शायद लालू जी जाके भाजपा से मिलने। लालू जी तो आप भाजपा के साथ न कभी गए हैं? भाजपा विरोधी कुछ पार्टियां हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, सीएम बनाने के चक्कर में एक फायर ब्रांड नेता, गरीबों की आवाज शहाबुद्दीन की बलि चढ़वा दिया। हदे करते हैं आप, अंग्रेजी बतिया रहे। यहाँ अखिलेश जी आजम खान जैसा ईमानदार आदमी के बलि चढ़वा दिया। वहाँ महाराष्ट्र में देखिए छगन भुजबल और पवार जो है, आपको क्या कहते हैं,
डिप्टी सीएम मंत्री बना बैठा, तो ऐसा कहा नवाब मलिक को बलि चढ़ा दिया। गामा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि बलिदान हमेशा रंग लाती है। तो क्या इनकी कुर्बानी, आजम खान साहब की कुर्बानी और जो भी आप कह रहे हैं, क्या शहाबुद्दीन को आप जैसे एक आपराधिक तत्व के व्यक्ति को आप फायर ब्रांड नेता कहेंगे? उस क्षेत्र की जनता से पूछिए। बिहार में आपने शहाबुद्दीन का नाम लिया तो यह कुछ लंबा हो जाएगा फिर इंटरव्यू, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप भी लगे हैं गामा जी। आप उनका समर्थन करके कहीं ना कहीं अपराध का भी समर्थन कर रहे हो। आरोप तो भगवान राम पे भी लगा था। नहीं तो उनका साबित भी हुआ ना, वो तो जेल गए ना। उन्होंने चंदा बाबू एपिसोड आपको पता होगा, वो बड़ी भी हो गए थे। चंदा बाबू मामले में, हाँ वो तो बड़ी भी हो गए, चंदा बाबू के बच्चों के मामले में, हाँ बड़ी भी हो गए थे। लेकिन इस सरकार जो है, यानी कि मुख्यमंत्री बने रहने, डिप्टी सीएम बने रहने के चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है, जेल भेज दिया जाता है, वही खत्म कहानी। तो ये सब बिहार की आवाम को समझना पड़ेगा भाई, कि कब तक वोटवा देते रहबा, जब अपन मरत रहता तो कोई देखू ना था। चलिए ठीक है गामा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के प्रश्न पूछना मेरा काम है। लेकिन आप चाहे जिस भी पार्टी में हो, आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो कि बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो कि उठाते हैं, और आप जिस फियरलेस तरीके से बोलते हो, यही कारण है कि आप सभी मीडिया प्रेमी के, मीडिया वालों के, मीडिया चैनल वालों के आप पसंदीदा चेहरा हो। चलिए, भगवान आपको इसी तरह से बोलने की काबिलियत रखे। फिर से मिलते हैं हम आपसे। धन्यवाद।